केएम शर्मा, केएम सेल्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, केएम सेल्स एकेडमी में हम लोग इंश्योरेंस एजेंट्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में डेली डिस्कस करते हैं। ये एक एनजीओ है, कर्तव्य एक प्रयास, जो मैंने अपने फादर की प्रेरणा से बनाया था कि एलआईसी एजेंट्स के लिए कुछ ऐसा करो, जिससे हर एलआईसी एजेंट के घर में कम से कम 1 लाख रुपया महीना है। तो हमने ये एनजीओ बनाया, नो प्रॉफिट, कोई इसमें ये बिज़नेस नहीं है। एंड आज का सेशन एक बड़ा स्पेशल सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आया था, उसके ऊपर हो। 10 मई से मैं लगातार लाइव कर रहा हूँ। दोस्तों, आप क्लाइंट के पास जाते हो और उसको समझाते हो एचएलवी, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। सर, आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू ऐसे है, आपकी ह्यूमन लाइफ इतनी है, सर आपको अपने परिवार के लिए ये ह्यूमन लाइफ कवर करनी चाहिए, इसका इंश्योरेंस होना चाहिए। यही बात करते हैं ना हम लोग। दोस्तों, एक चीज़ और, आपने अपने क्लाइंट को तो ह्यूमन लाइफ बहुत बड़ा समझाई। क्या आपने खुद अपने दिल में झाँक के देखा, आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू आपकी फैमिली के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक खजाने पर बैठे हैं, आप पता है, आपको मालूम है, आप जानते हो, मैं एक ऐसे बिज़नेस में जिसमें मैं कितना भी अर्न कर सकता हूँ। लेकिन क्या वो सोच रहे हो या अर्न कर रहे हो? एक वृद्ध व्यक्ति था, उम्र बढ़ती जा रही थी, 3 बेटे थे, सब उसकी बहुत सेवा करते थे, लेकिन धीरे-धीरे वृद्ध होते-होते वो इतना कमज़ोर हो गया कि उठ भी नहीं पा रहा था। बच्चे बहुत सेवा करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा लगा इनका अंत टाइम आ गया है। वो बोलना चाह रहा था, नहीं बोल पाया। उसने अपने बच्चों से इशारे से पेन और कागज़ माँगा। बच्चों ने लाकर दिया, उसने काँपते हाथों से लिखना शुरू किया और आम लिखते-लिखते उसकी कलम रुक गई, उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, बच्चों को लगा, तीनों लड़कों ने कहा, अरे पापा जो है आम खाना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा है, हम ज़रूर पूरा करेंगे। हमारे पिता ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हम क्या आम का काम नहीं खिला सकते सबको? उन्होंने 13वीं वाले दिन पूरे गाँव को भोज किया और कई क्विंटल आम मँगा के सबको ज़बरदस्ती खिलाया कि नहीं, मेरे पिता की इच्छा है, 1 आम और खाइए। प्रॉपर्टी बहुत थी। तीनों भाइयों ने सोचा हमारे में प्यार बना हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, इस प्रॉपर्टी का बँटवारा करके, इसको बेच करके नई जगह सेटल होते हैं। उन्होंने वही किया। एक बिल्डर ने उनका खेत खरीद लिए। वहाँ पर एक आम का पेड़ था। जब उसने आम के पेड़ को उखाड़ना चाहा, तो मज़दूरों ने कहा, "अरे सर! यहाँ तो कुछ है।" ठेकेदार बिल्डर ने देखा, उसने मज़दूरों को हटा के कहा, "तुम हटो, मैं देखता हूँ।" और देखा तो वहाँ पर बहुत बड़ा खजाना मिल गया। जितने की जगह खरीदी थी उससे कई गुना। खुशी के मारे पागल हो गया। बच्चों को पता चला, वो आ गए, लेकिन उसने कहा, "तुमने मुझे बेच दिया था।" कोर्ट कचहरी हुई, कचहरी ने भी उन्हीं का दिया, ठेकेदार को ही दिया। अब वो कहने लगे, "आज हम समझे, पिताजी ने आम क्यों लिखा था। उन्होंने हमारी खानदानी पैसे को हमारे लिए सँभाल के रखा था।" दोस्तों, आज ये इंश्योरेंस की एजेंसी भी, आपके पास वो आम का पेड़ है जिसके नीचे बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। अगर आपने सक्सेस चख ली, तो आपको पता चलता है यहाँ खजाना था। नहीं तो आप उनकी तरह, जैसे उन बच्चों ने खेत बेच दिया, आप उस खेत को छोड़ के निकल जाते हो। आप कहते हो एलआईसी में मज़ा नहीं आया, और फिर किसी और से मिलते हो जो बहुत सक्सेसफुल है, आपको फिर से याद आता है, ओह! मैंने भी ली थी एजेंसी तो। काश! काश! ये काश शब्द ना बहुत रुलाता है। काश मैंने कुछ ऐसा किया होता कि मेरा खजाना मेरे हाथ में आता। तो क्या दोस्तों, आप प्रॉमिस करोगे कि आप इस एजेंसी के अंदर जो खजाना छिपा हुआ है उसको खोद के निकालोगे, एंड जहाँ भी ज़रूरत है, मैं आपके साथ हूँ। मैं वेलकम करता हूँ टुन्ना कुमार जी को और मेरे दोस्त रामकृष्ण पांडे जी, रामकृष्ण साहू जी, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसीलिए फिर कह रहा हूँ, आप क्लाइंट से तो हमेशा कहते रहते हो, आज अपने दिल की सुनो। क्या ऐसा करना है? हमें ऐसा क्या करना है जो इस आम का खजाना आपके पास लगे? अरे निकलिए फील्ड में। मैंने सर्वे वाला फील्ड दिया, आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, जो हम अपने एडवांस वाले में तो करने ही वाले हैं उसको बिल्कुल अलग ढंग से। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ को सबसे पहले समझिए, आप फील्ड में निकल रहे हैं, बात क्या करें? मैं तो कहता हूँ, एक कांसेप्ट भी पकड़ लिया हमारे प्रोजेक्ट में से, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप मार्केट में निकलिए, अपना कार्ड ही लेके निकल जाइए, और कुछ नहीं तो। और उनसे एक बात पूछिए, "सर, कार्ड को उल्टा कीजिए।" मैंने बहुत आज़माया है। मैंने हर फ़ॉर्मूला जो आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, आज़माया हुआ है।
उनसे कहिए सर मैं आपका 1 मिनट लेना चाहता हूँ, केवल एक क्वेश्चन आपसे करूँगा। सर ईश्वर करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो। सर लेकिन एक बार सोचिए आँख बंद करके आप नहीं हैं, सर ऐसा कौन-सा नाम आपके दिमाग में आता है, जो आप अपने परिवार के खर्चे के लिए हर महीने अपनी वाइफ को 25,000, 35,000, 50,000 देते थे? कोई ऐसा शख्स जो बिना पूछे 1 तारीख को आपके घर आए और कहे भाभी जी, भाई साहब नहीं है, ये 50,000 रुपए ले लीजिए। बिना पूछे ऐसा शख्स अगर आपके पास है, तो आप नाम लिख लीजिए। दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, आप खुद अपने ऊपर ही एक्सरसाइज़ करके देखिए, आप वो नाम नहीं लिख पाओगे। जब आप नहीं लिख सकते, किसी से क्या कल्पना करनी? आप एक ये काम भी कर दें ना, केवल एक ही, आप एमडीआरटी नहीं उससे आगे निकल जाएँगे। पर उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कंटिन्यूटी लगातार करना, आज पूछा कल बैठ गए, नहीं चलेगा। लगातार, लगातार लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। यहाँ से फ्लाइट उठती है, बॉम्बे जाने के लिए, वो 5 मिनट बाद पायलट उसको छोड़ नहीं देता, लगातार चलती है 1 घंटा 50 मिनट। क्विंटलों, टनों वाला हवाई जहाज को वो पायलट उससे ऊपर उठा करके रखता है, तब जाकर के बॉम्बे एयरपोर्ट उतरती है। अगर आप इस एक चीज़ को भी पकड़ लेते हैं, तो ज़िंदगी बदल सकती है। हम तो अपने यहाँ कई प्रोजेक्ट चला रहे हैं। दोस्तों, इम्प्लीमेंट जो हम आपस में बात करते हैं, जो आपको कहीं से भी मेरे से मिला, जैसे रघुवीर जी हैं, वो भी बड़े सीनियर हैं, कहीं से भी मिला, आप किसी और इंस्टीट्यूट गए, लेकिन जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो भाषण हो जाता है। हम लोग जाते हैं ना जी, भागवत हो रही है, आज प्रसाद बहुत अच्छा था। भाई प्रसाद खाने नहीं गए थे, भागवत में ज्ञान क्या मिलना था, वो लेने गए थे। तो यहाँ पर ज्ञान को इम्प्लीमेंट करो, तो वो काम आती है, नहीं तो शिक्षा है। मान लो मैंने एमबीबीएस कर ली, तो मैं डॉक्टर तो बन गया और प्रैक्टिस की नहीं, तो थोड़े दिनों बाद में खाली डिग्री मेरे सामने रह जाएगी डॉक्टर की, लेकिन मुझे दवाइयों का नाम मैं इलाज नहीं कर पाऊँगा। एक सर्जन अगर 4 महीने, 6 महीने ऑपरेशन ना करे, तो उसका हाथ भी काँपेगा और ऑपरेशन वो एक ही आदमी का रोज़ नहीं करता। डॉक्टर हर बार किसी नए आदमी का ऑपरेशन करता है। हमारा काम क्या है? मैंने भी तो कहा आप अपना कार्ड लेके जाइए, हर बार एक नए आदमी से मिलिए, समझिए ऑपरेशन कर रहे हो। अब एक बहुत मज़े की बात है, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, वो आपसे साइन करा लेता है पहले, अगर इन्हें कुछ हो गया आपकी फैमिली से, तो डॉक्टर की ज़िम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, आप जो ऑपरेशन क्लाइंट के साथ करोगे, उससे क्लाइंट का भला ही होना है। आपको साइन कराने की ज़रूरत नहीं कि अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई, भला ही होना है। तो दोस्तों इस पहले इसको ही पकड़ लीजिए और मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा, हमारा क्लाइंट हमारा क्लाइंट क्या करता है? सबसे पहले अगर वो अपने एजेंट को पसंद करता है, एजेंट को पसंद करना मीन्स चेहरा नहीं देख रहा कि वो मेकअप करके आया नहीं आया। क्या उसके अंदर जब वो बात कर रहा है एजेंट, कुछ खूबियाँ हैं, वो कुछ खूबियों को ढूँढता है। वो खूबी आप पे पर्सनैलिटी हो सकती है। फ्रेंड्स समझ लीजिए सबसे पहले जो हम बोलते हैं, वो बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता उसका, 8% पड़ता है। एक आदमी से अगर मीटिंग करते हुए 100 नंबर हों, तो केवल 8% पड़ता है। सबसे पहले जब आप क्लाइंट के पास जाते हो, उससे बात करना शुरू करते हो, क्लाइंट उसी टाइम आपको पढ़ रहा होता है। आपके खड़े होने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका। अगर आप जेब में हाथ डाल करके और बड़ी अकड़ से बात करो, तो क्लाइंट कहेगा भाई इसको बड़ा घमंड है, सक्सेस होगी इसकी अपनी होगी। तो हमें अपने हाव-भाव, पर्सनैलिटी, आपको हाथ मिलाना भी एक आर्ट है। आज मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या कहा, क्या आपने कभी अपनी एचएलवी देखी? अपनी वैल्यू तो शुरू करो। हमें हमेशा लगता है क्लाइंट ऑब्जेक्शन करता है, क्लाइंट विश्वास नहीं कर रहा, क्लाइंट ज़्यादा प्रीमियम कहता है। नहीं, पहले हमें देखें, क्या पता क्लाइंट को हमारे अंदर वो खूबी नहीं दिखी जिससे वो खरीदता और वो आपकी इज़्ज़त रखते हुए पोस्टपोन करने का नाटक कर रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जब आप क्लाइंट से हाथ भी मिलाएँ, हम लोग मिलते हैं कई बार, वो बंदा हाथ ऐसे दे देता है जैसे दान कर रहा हो। पकते हुए तू ही मिला ले भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा। आपके अंदर एक गर्मजोशी दिखनी चाहिए। क्लाइंट को लगे ये आया है तो यहाँ पॉजिटिव वेव
आई हैं। सबसे पहले आपके खड़े होने का तरीका, आपका ड्रेस सेंस। दूसरा, आप जो बात कर रहे हो क्लाइंट के साथ, क्लाइंट की भाषा में बात कीजिए। मैंने बहुत बार अपने सेशंस में कहा है, हमें क्लाइंट को इंश्योरेंस ऐसे समझाना है, जैसे हम 8 से 10 साल के बच्चे को समझा रहे हों। अगर 8 से 10 साल का बच्चा आपके इंश्योरेंस को समझ रहा है, तो समझो आपका क्लाइंट भी समझ रहा है, नहीं तो पोस्टपोन कर देगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मान लो हमने कहा 10 लाख का सम एश्योर्ड है। मैं जानता हूँ सम एश्योर्ड क्या है, क्लाइंट हमारी लाइन का नहीं है। लाइक आपसे कोई डॉक्टर अपनी भाषा में बात करे, कोई बीमारी का नाम उसकी भाषा वाला, आप क्या समझोगे उसको? डॉक्टर कहे, "भई आप ग्रेजुएट हो शर्मा जी, आपको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ?" भाई तेरे शब्द हैं, मेरे नहीं है। ऐसे इंश्योरेंस हमारे शब्द हैं, हमारे क्लाइंट के नहीं है। 10 लाख का सम एश्योर्ड, मैं जब भी कहता हूँ क्लाइंट को, मैं कहता हूँ, "सर ये मतलब है, आज भी अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके घर पर मिनिमम 10 लाख आएगा और जब मैच्योरिटी आएगी तो 10 लाख प्लस इसके ऊपर जो हम प्रॉफिट देते हैं, जिसको हम बोनस कहते हैं, 10 लाख प्लस वो आपको मिलेगा। इसका मतलब है सर, आज जैसे ही आप पहला चेक देते हो और पॉलिसी नंबर बन जाता है, आपके परिवार को हम 10 लाख रुपए देने की गारंटी कर रहे हैं सरकार की। चाहे आपके साथ आज कुछ हो या मैच्योरिटी हुई तो आपको हम विथ प्रॉफिट देंगे। सीधा मतलब उसको हमें बताना है कि क्लाइंट, हम आपको 10 लाख की गारंटी आज से इश्यू कर रहे हैं। हमारा आई कॉन्टैक्ट क्लाइंट के साथ प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा भी ना लगे कि हम घूर रहे हैं, ऐसा भी ना लगे। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। जो व्यक्ति आँख में आँख डाल के बात नहीं कर रहा, लोग उसका विश्वास नहीं करते। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं सब? अगर सहमत हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा यस। हमारी स्माइल, मैं एक सेशन में गया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ समय पहले। मुझे आज की डेट में आप कभी भी देखिए, जब मैं चुप बैठा होता हूँ, तो मैं ऐसे बैठता हूँ। ये मैंने वहाँ से आदत डालनी शुरू करी, अब मेरी आदत में आ गया। लेकिन पहले मैं ऐसे बैठता था। पर अब ज़रा-सा फ़र्क किया, मैं हमेशा आपको जब भी चुप होऊँगा तो ऐसे ही बैठा मिलूँगा। तो अपनी स्माइल को स्माइल बनाइए। अरे! मुस्कुराता चेहरा किसको अच्छा नहीं लगता? एक छोटा-सा बच्चा भी मुस्कुरा देता है, तो आप खुश हो जाते हो। आप तो बड़े हो। अपनी स्माइल को बनाए रखिए। मैं आपके साथ ऐसे भी बैठ सकता हूँ। तो आपको लगेगा यार ये क्या अपने को पता नहीं क्या समझ रहा है। मैं हमेशा ऐसे बैठता हूँ थोड़ा-सा झुककर। ये झुकने का मतलब होता है मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो जब आप क्लाइंट के साथ बैठें, थोड़े से आगे झुकें, लेकिन उसकी सीट को ना घेरें। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। हल्का-सा पुश अप कर सकते हो। उसकी चेयर पे कई बार हम ऐसे हाथ रख लेते हैं। दोस्तों, ये वो लगता है हमारे क्लाइंट को कि ये मेरी कुर्सी पर, मेरी टेबल पर कब्ज़ा जमा रहा है। ये मेंटालिटी होती है। देखिए, कभी आप जॉब भी की होगी। एक व्यक्ति, ये एक साइंस है, एक सर्वे है। एक व्यक्ति की सीट बदल दी गई, ऑफिस शिफ्ट हुआ, उसको सेंटर की सीट मिली हुई थी। जब नई सेटिंग हुई, केवल उसकी सीट कॉर्नर पे चली गई। उसके मन में ये आने लगा ये जानबूझ के हुआ है। मेरी सीट बदल दी गई है। मेरी सीट बदल दी गई है। शायद मुझे इस ऑफिस में इग्नोर किया जा रहा है। वो साइकोलॉजिकल डाउन होने लगा, उदास रहने लगा, काम में गलतियाँ करने लगा। एक दिन बॉस को लगा कुछ गड़बड़ हो चुकी है। उसने कहा, "मिस्टर राकेश, आज शाम को हम दोनों डिनर करेंगे साथ में। आप रुकिएगा।" बहुत दिन हो गए हमें डिनर किए हुए। आज उसको बड़ा अच्छा लगा, सुबह-सुबह मेरे बॉस ने मुझे डिनर के बुला लिया, कोई तो खास बात है। उसने भी सोचा, मैं आज सर से बात करूँगा, सर का मूड ठीक है। ऑफिस बंद हुआ, दोनों डिनर पर गए। बॉस को लग रहा था कुछ गड़बड़ है, शायद इसकी सीट चेंज हो गई, ये उनके दिमाग में आया कि कॉर्नर वाली पहली सीट इनको दे दी, पहले ये सेंटर में होते थे, सब इनके दाएँ-बाएँ होते थे। उन्होंने कहानी बनाई, मिस्टर राकेश, हमने वहाँ से ऑफिस शिफ्ट किया, तो मुझे याद था आप हमारी ब्रांच के, हमारे ऑफिस के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हो और मैं चाहता था जब भी कोई शख्स आए, आपकी नज़रों के सामने से आए, आपको मैंने बिना कहे एक ज़िम्मेदारी और दे दी है, तो प्लीज़ इस ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट कीजिए। वो आदमी की सोच जो थी मेरे को साइड में कर दिया गया, उसकी समझ में आया सर तो मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट मानते हैं, एक बात करने से सब कुछ हो गया। लेकिन
यहाँ क्या था, उसने बॉस ने समझ लिया। क्या आप अपनी लिसनिंग, अपनी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो? हमेशा जब आप कहीं जाते हो, कान खड़े रखिए, हम कॉमन इंटरेस्ट की बात ढूँढें नए ग्रुप में जाकर के। जब भी कोई नई बात शुरू हो सकती है, हमें कोई कॉमन इंटरेस्ट ढूँढना है। लाइक क्लाइंट की हॉबी पता चल जाए। आप गए, हमारी बातें होती हैं जब हमारे बीच में कोई कनेक्शन होता है। मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी हॉबी ढूँढने की कोशिश करता हूँ। हम लोग एक बार घूमने गए थे, बात-बात में मतलब हम कई फैमिली थे लेकिन अलग-अलग लोग थे। लाइक कोई मुझे जानता था, कोई किसी और को जानता था। एक ही गाड़ी में गए, हम लोगों ने बड़ी ट्रैवलर कर ली। उसमें से एक व्यक्ति 2 व्यक्ति ऐसे अलग-अलग टकरा गए, जो स्टैम्प मोहर जो पोस्ट ऑफिस के होते हैं, उसके कलेक्शन में इंटरेस्ट रखते थे। आज हम सब लोग कम मिलते हैं, वो दोनों ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि दोनों की एक ही हॉबी थी। तो कॉमन हॉबी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको ढूँढने की कोशिश ज़रूर कीजिए। हमेशा हमारे क्लाइंट के बीच में कोई ना कोई कॉमन कनेक्शन ढूँढ लिया अगर आपने, और वो इंटरेस्ट की बात जब मर्ज़ी उनके साथ कर दी, तो आप देखोगे क्लाइंट आपका दोस्त बनने लगा है। क्योंकि क्लाइंट को मज़ा आता है आपसे बात करके। छोटी-सी चीज़ है लेकिन बड़ी चीज़ है। कितनी छोटी चीज़ है। तो हमें क्लाइंट के मन को जीतना है। बड़ी पॉलिसी तभी बिकती है जनरली। स्पेशली ध्यान रखिए जब हम क्लाइंट के अपने हो जाते हैं। हम लोग जो बड़े प्रीमियम लाते हैं, हम क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप में लगातार चलते हैं। बड़ा प्रीमियम जनरली प्रपोज़ से ज़्यादा क्लाइंट की रिलेशनशिप पे आता है। क्यों? जब आप इतने कैपेबल हो जाते हो, जब आपकी विल पावर इतनी हो जाती है, यार ये तो बड़ा आदमी थोड़ा ना है, ये तो मेरे दोस्त है, मैं तो कभी भी फ़ोन कर लूँ। तब आप देखिए क्या मज़ा आता है। एक राजा था, छोटा प्रदेश था, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट के साथ रहता था, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार उसके ऊपर एक बड़े राजा ने अटैक कर दिया। वो डरा, ये तो गड़बड़ हो गई, उसके पास राज्य भी बड़ा, सेना भी ज़्यादा। उसने अपने सेनापति से कहा, सेनापति ने कहा, "महाराज, इनसे झगड़ा करना बेकार है। हम सरेंडर कर देते हैं, इनके अधीन हो जाते हैं, वो आपको राज छोड़ देंगे, आप उनके अधीन रहिए।" राजा ऐसा नहीं चाहता था पर दुखी हुआ। फिर उसे एक याद आई, एक हमारे यहाँ पे बहुत संत व्यक्ति है, उस साधु के पास चलता हूँ। उस साधु के पास गए, उन्होंने साधु को कहा कि महाराज इस बड़े राजा ने हम पर अटैक किया है, हमारे पास जासूस खबर ले आए हैं, वो पहुँचने ही वाली है उनकी सेना, मुझे कोई रास्ता दो। साधु ने कहा, मुझसे क्यों कहते हो, अपने सेनापति से कहो। राजा बोले, महाराज मैंने सेनापति से कहा, सेनापति तो कहता है सरेंडर कर दो, लेकिन मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ, मुझे सरेंडर नहीं करना। साधु ने कहा, तो फिर सीधा सा इलाज है, उसको जेल में डाल दो, सजा दे दो और हटा दो। राजा बोले, महाराज मैं आपकी कही अनुसार कर सकता हूँ, लेकिन फिर सेनापति कौन बनेगा? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं बनता हूँ। राजा ने कहा, महाराज आप तो कभी घोड़े पर भी चढ़े मैंने नहीं देखे। आप कहते हो मैं सेनापति बनता हूँ, मैं सेना को सँभालूँगा। साधु बोला, यस ऐसा ही होगा, मैं चलता हूँ और हमारी सेना जीतेगी। अब सेनापति बन गए साधु और सेना चल दी। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। इस साधु सेनापति ने कहा, रुको मैं भगवान से पूछ के आता हूँ जीतेगा कौन? अगर भगवान कहेगा हम जीतेंगे तो ही युद्ध करते हैं, नहीं तो क्यों करते हैं, बेकार मरेंगे। सैनिकों को सही बात लगी क्योंकि सामने वाली सेना ज्यादा थी। दोस्तों, वो सेनापति शाम होने वाली थी, मंदिर में ऊपर गया, थोड़ी देर पूजा की, बैठा, कुछ देर बाद उतर के आया, मेरी भगवान से बात हो गई है। भगवान ने कहा कि आप शाम तक का इंतजार करो, अगर शाम को इस मंदिर से प्रकाश आता, लाइट आती है, तो तुम जीत जाओगे। सैनिकों ने कहा ठीक है, कर लेते हैं। शाम होने लगी, धीरे-धीरे उस मंदिर से प्रकाश निकलने लगा। चमत्कार हो गया। वो सेना जोश में आ गई, खुशी के मारे पागल हो गई। उन्होंने उसी टाइम उस सेना पे दूसरी पर अटैक कर दिया और कम होते हुए भी जीत गए। जीतने के बाद जो वापिस आ रहे थे, फिर वही मंदिर आया। कुछ सैनिकों ने कहा सेनापति से, महाराज भगवान को धन्यवाद करते हैं। अरे क्या जरूरत है, चलो ना जीत गए हम। एक सैनिक कहने लगा, महाराज सेनापति जी आप तो साधु भी हुए, ऐसी क्या कृतज्ञता, आज भगवान को धन्यवाद नहीं करना चाहते? वो सेनापति मुस्कुराया, बोला, मैं जब मंदिर में ऊपर गया था, मैं भगवान से बात नहीं कर रहा था। मैंने वहाँ एक मशाल जला दी, दिन था तो आपको लाइट दिखी नहीं। जब अंधेरा हुआ तो मशाल की लाइट बाहर आई, वो मैंने ही जलाई थी। लेकिन मैं तुम्हारे अंदर एक हिम्मत, एक जोश, एक पॉजिटिविटी लाना चाहता था, इसी के कारण हम जीते हैं। तो दोस्तों,
मेरा भी मकसद इस ये आपके साथ आने का यही है, जो हमने कर्तव्य एक प्रयास एनजीओ बनाया कि आपके अंदर हिम्मत आए, यस मैं बड़ी पॉलिसी भी बेच सकता हूँ। हमारे बीच में मैं फिर आज मेरे को याद आ गया टुन्ना कुमार जी, पहले दिन ही उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। आज 4 से 5 पॉलिसी करके अपनी सैलरी से ज़्यादा 1 दिन की ट्रेनिंग से कमा चुके हैं वो। दोस्तों, ज़िंदगी यूँ बदलती है यूँ, मेन है आप फील्ड में कितनी देर हैं और फील्ड में हैं तो क्या आप क्लाइंट से मिल रहे हैं या खाली टाइम पास कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट इज़ मस्ट। क्लाइंट से क्या बात करनी है? अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ऐसे तो मेरे पास 70 उदाहरण है कि केवल एक कार्ड लेके चले जाओ। एक कार्ड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हमें क्लाइंट को लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, लिसनिंग। क्लाइंट क्या कह रहा है, पूरी तरह सुनना है। क्लाइंट ने बात शुरू करी, अभी चौथाई भी नहीं करी थी, एक सेंटेंस बोला था, आपने उसका आंसर भी ढूँढ लिया। ये मैं बहुत सारी देखता हूँ। बिग टिकट जब आपको मिलना होता है ना, बड़ा प्रीमियम, वो आपकी लिसनिंग पर डिपेंड करता है। मेरे क्लाइंट हैं, जिनसे मैं क्वार्टरली 9187 का चेक लेने गया। अब तो 3-4 साल हो गए। मेरे को चेक लेना था और मैं उनसे बात कर रहा था। बात करते-करते मैंने वैसे ही पूछा, "अश्विनी जी" 20-22 लोग वहाँ पर थे, वो काम बाँट रहे थे। "अश्विनी जी, आपने करियर कैसे शुरू किया?" सिंपल चाय पीते हुए अपना रिन्यूअल का चेक 9187 का लेते हुए, "अश्विनी जी, आपने कैसे करियर शुरू किया?" अश्विनी जी ने कहा, "शर्मा जी, हम तो 7-8 दोस्त थे, दिन भर ताश खेलते थे, शाम को जो ₹100 जीते, कोई भी जीते, हम ₹100 की शर्त लगाते थे, बिरयानी खाते थे। लाजपत नगर में हूँ।" ऐसे करते-करते हम निकले और शर्मा जी, मैं ही अकेला बिज़नेसमैन बना हूँ, कोई 30,000 की जॉब करता है, कोई 35,000 की। मेरे कान खड़े हो गए, मैं ही बिज़नेसमैन बना हूँ। फ्रेंड्स, मैंने उनसे कहा, "अश्विनी जी, आपका ऑफ़िस का सिस्टम क्या है?" उन्होंने वो बिल्कुल सामने रहते थे, इधर से इधर आना, 1 मिनट में। शर्मा जी, पियून आता है, मुझे आवाज़ देता है, मैं आता हूँ, शटर खोलता हूँ, वो सफाई करता है, इतने में वेट करता हूँ। फिर ये सारा स्टाफ जो है, इसको मैं काम बाँटता हूँ और उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ। ये लोग शाम तक आएँगे, रिपोर्टिंग करेंगे। बहुत मोटा काम है उनका, कंप्यूटर का। मैंने कहा, "अगर आपको यहाँ पर कोई मैनेजर रखना पड़े, तो कितनी सैलरी दोगे?" कहते हैं, "क्यों?" मैंने कहा, "यार, तुम कुछ और काम करो, तुम तो बहुत तुम्हारे पास टाइम है।" ये बात करते-करते उसने कहा, "शर्मा जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। मेरे ₹45,000 हर महीने कहीं से फ्री हो रहे हैं। मुझे एक ₹45,000 महीना की पॉलिसी बता दीजिए।" 45,000 महीने का मतलब हो गया मोटा-मोटा करीब-करीब 4,40,000 शायद। ₹45,000 महीना की पॉलिसी बता दीजिए, 5,40,000। दोस्तों, क्या विश्वास करोगे, मैंने उनको ₹9,75,000 ईयरली, क्वार्टरली प्रीमियम आता है, ₹9,75,000 ईयरली की पॉलिसी दी। एक चीज़ के ऊपर मैंने सुना, मैं ही बिज़नेसमैन बना हूँ। दोस्तों, हमें क्लाइंट क्या कह रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। हम छोटी-सी बात हम क्या करते हैं, क्लाइंट तू कह तो सही, मैं भी जवाब देता हूँ, ना, 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 जवाब नहीं देना। मैं हमेशा जब भी कोई मेरे ऊपर वार करता है ऑब्जेक्शन वाला, मेरा एक पेट डायलॉग है, उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा, अच्छा, रघुवीर जी आप ये जानना चाहते हो आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी मैं पॉलिसी क्यों लूँ? आइए मैं आपको एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दे रहा हूँ। मैं वागेश से मिलने गया, वागेश ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ। अच्छा वागेश, आप ये जानना चाहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मैं आपको मीटिंग का टाइम क्यों दूँ? यस सर, मैं आपको मीटिंग में बताऊँगा। दीपक ने कहा सर, मिस्टर शर्मा मेरे पास तो मेरा कज़न ही एजेंट है। अच्छा तो दीपक आप ये जानना चाहते हो जब आपका भाई खुद एजेंट है, तो आप मुझसे पॉलिसी क्यों लो? क्या कहेगा हर कोई? यस, मेरे पास पैसे नहीं है। मानक चंद जी आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप यही तो जानना चाहते हो ना कि पैसे ना हो तो भी पॉलिसी लेना क्यों ज़रूरी है? मेरे पास बहुत पॉलिसी हैं। हीरालाल जी आप ये जानना चाहते हो कि मेरे पास इतनी सारी पॉलिसी है, फिर भी मैं और नई पॉलिसी क्यों लूँ? यही जानना चाहते हैं ना? सर मैं मीटिंग में यही तो बताऊँगा। तो आपने देखा मैंने सब ऑब्जेक्शन का एक ही तोड़ निकाला हो। ये तो एक चीज़ है। फ्रेंड्स हमें अपने ऑब्जेक्शन के लिए एक-एक नहीं 4-4 जवाब लिखने होंगे। उसने ये कहा तो मैं ये जवाब दूँगा। मेरे जवाब पर ये एक नया ऑब्जेक्शन आ सकता है।
ये सारी प्रैक्टिस करना ही तो ज़रूरी है। क्या आपको मेरे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ये आंसर एक साथ सबका आंसर एक पसंद आया? अगर आया हो, तो मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरे को 23-24 साल हो गए। लगातार सक्सेस मिली और आज जब मेरे फादर ने मुझे प्रेरणा दी कि एजेंट्स के लिए कुछ करना है, तब मैंने एक केएम सेल्स अकेडमी बनाई। जो चीज़ें आप मार्केट के अंदर 10-15 हज़ार रुपए में सीख रहे हैं, मैं केवल आपसे केवल 500 एक इसलिए लेता हूँ कि आपको लगे मैंने पैसे दिए, मुझे लगा मैंने फ्री में नहीं सिखाया। हमें बहुत आगे जाना है। आप ये समझिए, एक व्यक्ति बिज़नेस शुरू करता है, छोटा-सा काम कोई भी सोच लीजिए, एक्स, वाई, जेड, कपड़े का काम करता है, बिजली का काम करता है, मैं कहता हूँ रेस्टोरेंट खोलता है, तो उसकी कोई प्लानिंग करता है ना। आपने एजेंसी ली, आपके डीओ सर, मेरे को खुशी है आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम था, जो हमारा सेशन चला, जो मेरी क्लास थी, 3rd बैच, फर्स्ट लेवल का 3rd बैच, उसके अंदर आज एक डेवलपमेंट ऑफिसर सर भी आए हुए थे। मुझे रियली दिल से बड़ी खुशी हुई और उन्होंने फीडबैक दिया, बाद में भी मुझे अच्छा बूस्ट किया, मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों, जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं एक्स, वाई, जेड छोटा-सा भी, चाहे 10,000 रुपए लगा करके, उसकी भी कुछ प्लानिंग करते हो। मैं ऑफ़िस कहाँ बनाऊँगा, मेरे क्लाइंट कौन से होंगे, मैं कहाँ से मटेरियल लूँगा, कौन मेरे से खरीद सकता है, उस पे जीएसटी लगेगी तो रजिस्ट्रेशन कराऊँगा, ये सब करते हैं ना हम लोग। और जब एजेंसी लेते हैं, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर सर आपको बताते हैं ऑल इन वन डाउन कर लोड कर लो, उसमें डेट और बर्थ डालोगे तो आपका प्रीमियम निकल जाएगा। आप मास्टर हो गए क्या इंश्योरेंस के? आप क्या सोचते हैं मैं लाख रुपए महीना ऐसे ही कमा लूँगा? तो फिर आज सारे ऐसे ही कमा रहे होते। कुछ खास लोग आगे क्यों बढ़े? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन का सहारा लिया। फ्रेंड्स, ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको भी अपने बिज़नेस की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने अपने बिज़नेस की प्लानिंग नहीं की, फिर कुछ नहीं हो सकता। क्या आप चाहते हो मैं लाख रुपए महीना कमाऊँ या जैसी-जैसी ज़िंदगी चल रही है, वही चलती रहे? क्या जवाब है आप लोगों का? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ये सारी चीज़ें आपकी झोली में होनी चाहिए। आपका रजिस्टर प्रोस्पेक्टिंग का ऐसा हो, उसमें लगातार नए आएँ, ऊपर से आप उनसे कॉन्टैक्ट करके सेल बेचो, इधर से पानी आता रहे। कुआँ होता है ना, कुएँ का तल कभी नीचे नहीं होता। इधर से पानी नीचे से आ रहा होता है, उधर से निकाल रहे होते हैं। हमें भी ज्ञान का कुआँ बनना है। कैसे बनना है? आपके सामने बहुत सारे स्कोप हैं। बट समझ लीजिए मेरा प्रोस्पेक्ट का रजिस्टर कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं मेरा ना दिमाग जब हमेशा चलता है प्रोस्पेक्टिंग कहाँ से हो? फिर तो बहुत कुछ आपके पास है। लेकिन उसको भी फ़ोन पे पहला शब्द क्या कहना? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को बड़ी इम्पोर्टेंस के लेके चलिए, क्योंकि आप ज़िंदगी लगा रहे हो। आपने अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू, मैं एंड में उसी ह्यूमन लाइफ वैल्यू पर आ रहा हूँ। आपने क्लाइंट को कहा सर आप लाख रुपए महीना कमाते हो, 40 साल एज है, 12 लाख रुपए साल, 20 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाने वाले हो। सर अपने परिवार को ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू देने की गारंटी करना चाहते हो? करनी है। आपने क्लाइंट को कहा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हम भी तो वही विज़न लेके चल रहे हैं कि आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो हर महीने। आपके बच्चे, आप अपने परिवार की सोचिए, अपने माँ-बाप के सपने की सोचिए, अपने बच्चे के सपने की सोचिए, अपने वाइफ, अपने भाई। क्या आपने अपनी एचएलवी को कमाने का कोई साधन कर लिया है या दूसरे को ही दिलानी है? दोस्तों, जिस दिन आप अपना गोल कर लोगे, उस दिन सबको समझा पाओगे। जिस दिन आप अपने को सिक्योर कर लोगे, सिक्योर मीन्स एजुकेशन में, मैं आपको इंश्योरेंस लेने के लिए नहीं कह रहा। 1 लाख रुपया महीना कमाने की कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होती होगी, इसीलिए तो सब नहीं कमा पा रहे। अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, जहाँ से मौका लगता है। मैं ये नहीं कहता मेरे साथ आइए, मैं तो एक सोशल काम कर रहा हूँ। मेरे को कई जगह से फ़ोन आ गए, शर्मा जी या तो आप इसे बंद कर दो या इसकी फीस 5,000 कर दो। कई जगह से फ़ोन मैं सुन चुका हूँ, लेकिन एक मैं कह रहा हूँ सर आप ट्रेनर हो, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं एलआईसी एजेंट हूँ, एलआईसी का बिज़नेस करता हूँ। ये काम मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है। तो दोस्तों, बहुत सारी बुराई ले रहा हूँ, लेकिन एक ही चीज़ है, आप और आगे बढ़ो, ये मेरा ड्रीम है। मेरे फादर ने जो विज़न दिया था, 1 लाख एजेंट्स, मेरे को इसमें सपोर्ट